हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वीकली न्यूज़ एनालिसिस और आज के इस वीडियो में हम 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। देखिए, आप अगर वनडे एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हैं या फिर स्टेट पीसेस के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उसमें कुछ समय इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीक से हम इन टॉपिक्स को भी कवर करने वाले हैं। हफ्ते भर में जो भी इंपॉर्टेंट वीक्स आई हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे ब्रीफ में, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नाविक, इंडिया का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम। अगला टॉपिक है चाइना ने अपने देश से पॉवर्टी को पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया है, तो इंडिया को उससे क्या लेसन सीखना चाहिए, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑनलाइन गेमिंग, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग से रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस लाए हैं, तो उन रेगुलेशंस के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एजुकेशन 4.0 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, विल सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस रिपोर्ट। अगला टॉपिक है स्टेडफास्ट नून, तो ये एक न्यूक्लियर एक तरीके से एक्सरसाइज है, यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज महाकाल कॉरिडोर। उसके बाद लैंडसेट कमीशन, ये हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट जारी किया है, तो उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगला लास्ट टॉपिक है इंडिया 4th रैंक इन इंडो पैसिफिक। तो इंडिया का रैंक इंडो पैसिफिक नेशंस में चौथा आया है, तो क्यों आया है, कैसे आया है, ये सब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोर ठाकुर आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सिर्फ @BIS अकेडमी टाइप करना है, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहेंगे। एंड येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोज़ को रेगुलर अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे, राइट। शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक। तो सबसे पहला इस हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट डे रहा है वो है 8 अक्टूबर 2022, जिसको इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स हर साल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करता है और 2020 में ये 90th इंडियन एयरफोर्स डे रहा है। हम जानते हैं इंडियन एयरफोर्स ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे युद्ध में पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छे से अपनी प्रतिभा दिखाई है, और इस दिन इंडियन एयरफोर्स अपने स्ट्रेंथ को शोकेस करती है, राइट। तो ये है इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में। हमारा अगला इंपॉर्टेंट डे है इस वीक का वर्ल्ड पोस्टल डे। पोस्ट ऑफिस के बारे में आप जानते ही हैं, दुनिया भर में ये सर्विसेज फैली है। पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं था, फ़ोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ईमेल्स नहीं थे, तो पोस्टल के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ही सारा कम्युनिकेशन होता था। इवन इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिस का। अभी ये सिर्फ गवर्नमेंट लेटर्स के लिए ही यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं किया जाता है। और इवन पोस्ट ऑफिस बैंक में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, एक तरीके कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी काम कर रही हैं। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले इसको एक तरीके का एनिवर्सरी, सबसे पहले यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में स्विस के कैपिटल बर्न में इस्टेब्लिश किया गया था, तो इस दिन को एज ए एनिवर्सरी मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्टल डे, राइट। उसके बाद 1969 में टोक्यो जापान में यूपीयू कांग्रेस हेल्ड हुआ था। उसके बाद से ही 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्टल डे डिक्लेयर कर दिया गया और हर साल 9 अक्टूबर के दिन वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन अलग अलग देश अपने पोस्टल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। 2022 के थीम की बात करें तो इसका थीम है पोस्ट फॉर प्लैनेट, राइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट डे की तरफ, 10 अक्टूबर, जिसको एज अ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अब मेंटल हेल्थ जो है बहुत बड़ा टैबू है इंडिया में, हालांकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मेंटल हेल्थ को बहुत ही सीरियस लिया जाता है। तो इसको पूरे वर्ल्ड में इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जा सके मेंटल इश्यूज़ के बारे में, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम होती हैं, इससे आपको आगे चलकर क्या इश्यूज़ आ सकती हैं, और मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जो अवेयरनेस होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। और जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो भी कंट्रीज़ होते हैं, जो भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, क्या प्रॉब्लम हुआ है, कैसे उसको सॉल्व किए, ये सारी चीज़ें इस दिन होती हैं, राइट। नेक्स्ट इज 11 अक्टूबर, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। इसका सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो 1995 में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था, जिसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए थे 200 देशों से। ये बहुत ही ह्यूज कॉन्फ्रेंस था और ये कहाँ पर हुआ था? ये बीजिंग, चाइना में हुआ था ऑर्गेनाइज, राइट। इससे पहले इस तरीके के 3 और कॉन्फ्रेंसेस हो चुके थे वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो भी अटेंडेंस थी, जो भी यहाँ पर लोग अटेंडेंट करने आए थे, कितने लोग आए थे? 30,000 लोग। तो एक तरीके से वुमेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, उनके राइट्स के लिए पूरी दुनिया में लड़ना, इसके लिए इंटरनेशनल चाइल्ड डे, गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट करना बहुत ही ज़रूरी था। और वहीं पर 2011 में यूनाइटेड नेशन ने अक्टूबर 11 को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड
डिनोट कर दिया और तब से इसको हर साल 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाने लगा, राइट। अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे, नाविक, इंडिया का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम। ये कोई नया टॉपिक नहीं रहा है, ये बहुत पहले से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ में पब्लिश हुआ है, उसकी वजह से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जीएस पेपर 3 स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो आइए देखते हैं खबरों में ये क्यों है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नाविक जो है ये 2018 से ही ऑपरेशन में है और उसमें भी ये 7 साल डिले रहा है अपने ओरिजिनल टास्क से। मतलब इसका जो भी लॉन्चिंग था वो 2011 में था, 7 साल डिले होने के बाद फाइनली 2018 में इसको लॉन्च किया गया और ये यूज़ में आया। ये भी खबरों में क्यों है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज़ को इंसिस्ट किया है, उनसे कहा है कि नाविक ऐप को फीचर करें। जैसे गूगल मैप बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपके हर फ़ोन में मिलता है, चाहे एंड्रॉयड हो चाहे एप्पल हो, उसी तरीके से नाविक ऐप भी फ़ोन्स में इनबिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन कंपनीज़ को इंसिस्ट किया है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, तो इसमें फ़ोन के हार्डवेयर्स में थोड़ा ट्वीक्स, थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, स्पेशली उनके चिपसेट्स में। और इस ट्वीक के बाद जो फ़ोन का कॉस्टिंग है थोड़ा महंगा होने वाला है, इसीलिए ये सारी चर्चा का विषय है, मुद्दा है यहाँ पर, इसीलिए डिस्कशन हो रहा है। हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमको ये जानना है नाविक एक्चुअली में है क्या। तो जैसा मैंने बताया, ये 2018 से ही इंडिया में ऑपरेशनल है और ये इंडिया का अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस आप यूज़ करते हैं, जीपीएस का काम क्या होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप सिंपली अपने फ़ोन में एड्रेस एंटर करते हैं और सारा रास्ता आपके फ़ोन पे दिखाई देता है। उसी तरीके से नाविक जो है इंडिया का अपना खुद का जीपीएस सिस्टम है। ये नेविगेशन और इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। और कॉन्स्टलेशन मतलब कि सैटेलाइट का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो हार्ट है एक तरीके से कितने हैं, 7 सैटेलाइट्स, अभी 7 सैटेलाइट ऑलरेडी वर्किंग है, 8वां बहुत ही जल्दी इनको ज्वाइन करने वाला है, राइट। और ये सारे सैटेलाइट किसके अंडर में काम करते हैं, तो ये मिलकर सारे इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या फिर IRNSS बनाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब ये नाविक जीपीएस अच्छा है या नहीं है, तो कई मामलों में अच्छा है। कैसे अच्छा है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो जीपीएस से बहुत अच्छी है। जीपीएस जहाँ पर आपको 20 मीटर तक टारगेट के पास ले जाता है, वही नाविक जो है 5 मीटर टारगेट के नज़दीक ला जाता है। मान लीजिए आपको कहीं पर पहुंचना है, कहीं पर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है, तो अगर यहाँ पर हॉस्पिटल है, आप यहाँ पर है, तो आप लोकेशन हॉस्पिटल डालेंगे तो आपको यहाँ तक एक्यूरेसी दे देगा, हाँ चलिए यहीं पर हॉस्पिटल है। हो सकता है अगले गली में हॉस्पिटल है, तो ये एक्यूरेसी आपको नहीं मिल पाती है। वहीं पर 5 मीटर मतलब कि एक तरीके से बहुत ही नज़दीक आपको ये पहुँचा देगा आपके टारगेट या फिर आपके लोकेशन की तरफ, राइट। अब ये जो एक्यूरेसी है ये इंडिविजुअल के लिए हो सकता है उतना मैटर ना करे, लेकिन मिलिट्री पर्पज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उनके पास गाइडेड मिसाइल्स होती हैं जो कि उनको एग्जैक्ट टारगेट पे लॉन्च करना होता है। इसलिए नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होना है। और हालांकि हर लोग प्रिसाइज ढूंढते हैं, एकदम एक्यूरेट ढूंढते हैं, तो अपने लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। दूसरी तरफ जहाँ जीपीएस ग्लोबल लेवल पे काम करता है, वहीं पर नाविक फ़िलहाल इंडिया में ही काम कर रहा है और इसको आगे चलकर ग्लोबल लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसका जो एक तरीके से आप रेंज समझ सकते हैं, तो इंडिया के साथ 1500 किलोमीटर जो भी इंडिया के बॉर्डर आते हैं, मान लीजिए हमारा इंडिया का ये रफ से मान लीजिए इंडिया एक मैप है हमारा, सॉरी मैप सही से नहीं बना पा रहा हूँ मैं, तो इसके 1500 किलोमीटर के रेंज में ये पूरा नेविगेशन सिस्टम काम करेगा, राइट। और इसको ग्लोबल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए लगभग 30 से ज़्यादा इसमें सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ेगा, उसके बाद नाविक एक तरीके से ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम बन सकता है, राइट। अब यहाँ पर इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, तो टेरेस्ट्रियल, एरियल, मैरियल नेविगेशन, मतलब कि चाहे आप ज़मीन पे चाहे हवा में आप नेविगेट कर रहे हैं, आपको कहीं जाना है तो वहाँ पर आपको यूज़ कर सकते हैं। आप हालांकि हवा में नहीं नेविगेट कर सकते हैं, वो पायलट्स के लिए होता है, आप तो सिर्फ रोड पर चल सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम में आ सकता है कि कहाँ पर क्या डिज़ास्टर डिस्ट्रक्शन हुआ है। व्हीकल ट्रैकिंग, फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विद मोबाइल फ़ोन में इंटीग्रेट करके आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्रिसाइज टाइमिंग, एटीएम में जो पावर ग्रिड होते हैं वहाँ पर प्रिसाइज टाइमिंग के लिए इसको मैप किया जा सकता है और जियोडिक डेटा कैप्चर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अलग अलग देशों के पास उनके खुद के नेविगेशन सिस्टम है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जीपीएस जो कि ग्लोबली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला नेविगेशन सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, यूनाइटेड स्टेट ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ जीपीएस है और 1978 से ही ये वर्किंग में है। इसमें कुल 32 सैटेलाइट्स का रोल प्ले करते हैं, मतलब 32 सैटेलाइट मिलकर सारा नेविगेशन सिस्टम दिखाते हैं। रशिया का ग्लोनास, ये भी ग्लोबल कवरेज प्रोवाइड करता है, इसमें कुल 26 सैटेलाइट है। यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो, ये 2016 से ऑपरेशन में आया और इसमें 30 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। चाइना का बाइडू, ये रीजनली अभी करेंटली रीजनल सर्वे प्रोवाइड करता है, मतलब रीजन में ही जो कवरेज करता है या फिर एशियन पैसिफिक रीजन में, और आगे चलकर इसको ग्लोबल बनाने की तैयारी है। इसमें लगभग 35 सैटेलाइट आप देख सकते हैं। इसमें जो जीपीएस है, जीपीएस में 32 सैटेलाइट है, वहीं यहाँ पर चाइना बाइडू में 35 सैटेलाइट हैं, तो ज़्यादा सैटेलाइट हैं, तो हो सकता है इसको ग्लोबल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। जापान के क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम, ये रीजनल सैटेलाइट है और इसमें टोटल अभी तक 4 सैटेलाइट है और आगे चलकर 7 सैटेलाइट को और लॉन्च करने वाले हैं। ये इंडिया का IRNSS नाविक के बारे में आज हम डिस्कस करने हैं। इसमें 8 सैटेलाइट हैं, फिलहाल अभी 7 हैं, एक और लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। आगे चलकर इसको ग्लोबल बनाया जाएगा जिसमें 30 सैटेलाइट और लॉन्च की जाएंगी, टोटल 30 सैटेलाइट होंगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, राइट।
अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। चाइना ने अपने देश में पॉवर्टी रिड्यूस कर लिया। इंडिया को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? ये जीएस पेपर 3 का हिस्सा है, इकॉनमी में आता है। यहाँ पर खबरों में क्या है देख लेते हैं। तो पिछले हफ्ते वर्ल्ड बैंक ने एक अपना रिपोर्ट जारी किया है ग्लोबल पॉवर्टी को रिलेटेड, और इसमें उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन भी दिया है। डेफिनेशन कोई नया नहीं है, पहले से डेफिनेशन डिफाइन किया गया है, लेकिन इसमें जो रेट्स होते हैं वो वेरी करते हैं टाइम टाइम, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है। और कोविड-19 पैंडमिक के बाद और यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसके वजह से जो रिडक्शन इन पॉवर्टी था, रेट ऑफ रिडक्शन इन पॉवर्टी, वो इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर पॉवर्टी इस तरह से रिड्यूस हो रहा था, लेकिन पैंडमिक के बाद और रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ये इंक्रीज़ होने लगा है, राइट? यानी कि पॉवर्टी फिर से बढ़ने लगी है। यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी का डेफिनेशन दिया गया है कि कोई भी इंसान अगर $2.15 एक दिन इतना इससे कम कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है। इंडियन में कन्वर्ट करें तो लगभग 178 रुपीज़ आता है। इंडिया में अगर कोई भी इंसान 178 रुपये से कम दिन भर में कमाता है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहा है। लगभग 648 मिलियन लोगों को 2019 में ऐसे सिचुएशन में रहना पड़ता है, ये ऑलरेडी सर्वे किया जा चुका है। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो ये रेट है 2.15, ये सबसे पहले $1 अ डे 1990 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1985 के प्राइसेस के हिसाब से, और आगे चलकर उसको धीमे धीमे बढ़ाया गया है क्योंकि महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये रेट भी बढ़ेंगे। 1993 में ये $1.08 हो गया था, फिर 2005 में $1.25 हो गया था, 2011 में $1.9 हो गया था, 2017 में इसको $2.15 किया गया था, जिसको अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। 2022 में भी ये $2.15 ही रह गया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में झेल रहे हैं या फिर रह रहे हैं, राइट? अब चाइना में जो पॉवर्टी लेवल है तो 1978 से लेकर 2019 तक चाइना ने अपने 760 मिलियन पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी से उभार लिया है। ये पूरे लगभग 40 सालों में ये हो पाया है। 2021 में चाइना बताया कि उन्होंने एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी तरीके से अपने देश से इरेडिकेट कर दिया है। ऐसा करने पे बेनिफिट क्या हुआ? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब पैदा होते ही बहुत बच्चे मर जाते हैं, तो उनका जो ना मरना हो या फिर आगे वो ज़िंदा रह गए या फिर आगे सर्वाइव कर गए हैं, वो 66 साल से घटकर 77 साल हो गया है 2019 तक। कब से? 1978 से 2019 तक। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में ड्रॉप देखा गया है 6.8% से 1978 और 2019 में ये कंपेयर किया जा रहा है, राइट? अब यहाँ पर हमने देखा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट क्या होते हैं? तो इसमें किसी भी इंसान का एक टाइमलाइन होता है, मतलब कि इंसान अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। फिर इन्फेंट आता है, इन्फेंट का चाइल्डहुड आता है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर एडल्टहुड आता है। एडल्टहुड में भी बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, लेट, अर्ली, मिडिल, ये सारे होती हैं। इसी तरह चाइल्डहुड में होता है अर्ली, मिडिल, लेट। तो ये सारे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन बीइंग या फिर लाइफ स्पैन होता है किसी भी इंसान का, राइट? अब चाइना के क्या क्या अप्रोचेस रहे हैं पॉवर्टी रिडक्शन को लेकर? तो सबसे पहले इनका इफेक्टिव बहुत ही अच्छा गवर्नेंस रहा है। उसके बाद ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज भी अपनाए हैं जिसकी मदद से इन्होंने अपने देश में पॉवर्टी को घटा लिया है। सबसे पहले हम इफेक्टिव गवर्नेंस देख सकते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे काम किया, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जो भी क्रॉप्स होते हैं, ताकि इनको इंपोर्ट ना करना पड़े और देश में ही सारी सुविधाएं जो है उनको मिल सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हेल्प से इनको बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए हैं, जिसकी वजह से अगेन जो भी पॉवर्टी थी वो ख़त्म हुई है। और अर्बनाइजेशन और रूरल माइग्रेशन को इन्होंने मैनेज किया। लोग काम के तलाश में गाँव से शहर जाते हैं, इस माइग्रेशन को भी कंट्रोल किया गया, जिससे ताकि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, गांव में कम हो जाए, एग्रीकल्चर खत्म हो जाए। इन चीज़ों को देखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन पर भी काम किया गया है ताकि लोगों को आसानी से सुविधा प्राप्त हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम किया गया है ताकि इंसानों को, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, उनको जो भी बेसिक नीड्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो सकें। और स्पेशल यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ अपनाई गई हैं वो एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजीज़। मान लीजिए चाइना एक बहुत बड़ा देश, हम जानते हैं, मानना क्या है। अब चाइना में इस एरिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, इस एरिया में ठीक ठाक लोग रहते हैं, तो एक एरिया बेस्ड स्ट्रैटेजिक बनाया गया है कि हाँ, इस एरिया में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसके वजह से ये पॉवर्टी को कम करने में बहुत ही सक्षम रहे हैं। सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। सोशल सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ लोगों को चाहिए होते हैं, लगभग देश के सारे पब्लिक को चाहिए होती है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें फ्री में चाहिए होती हैं, एक तरीके से कह सकते हैं इनके लिए एक राइट है। इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना एक तरीके से सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं। और पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रैटेजी, पॉवर्टी को कम करना या रिड्यूस करने का स्पेशल स्ट्रैटेजी बनाया गया है, उस पर काम किया गया है, जिसकी वजह से ये रिड्यूस कर सकें, राइट? अब हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। तो ये सारा मैप दिया गया है जहाँ पर अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी देखने को मिल सकता है। तो सबसे ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपको देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप इंडिया में भी देख सकते हैं। तो इन सारे कंट्रीज़ में जो आपको यहाँ पर पिन पॉइंट किए गए हैं, पॉवर्टी रेट बताए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पर मिल सका है, राइट? अब बढ़ते हैं इंडिया को इनसे क्या सीख लेनी चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया कि चाइना ने गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, उसी तरीके से इंडिया को भी अपने गवर्नेंस को बहुत ही इफेक्टिव बनाना चाहिए, जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन अरेंजमेंट और लोकल एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना। जैसे लोकल मैंने बताया कि अलग अलग एरिया में रिकॉग्नाइज़ करना, कहाँ पर पॉवर्टी ज़्यादा है उन पर काम करना। उसके बाद कंपटीशन को इंक्रीज़ करना। हम जानते हैं कभी भी कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, लोकल गवर्नमेंट में अगर कंपटीशन इंक्रीज़ होता है, मान लीजिए कंपटीशन मतलब ये होता है कि प्राइस रखा जाता है। कंपटीशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो टॉप करेगा उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स या फिर प्राइस दी जाएंगी। तो लोकल गवर्नमेंट जो भी अगर उन पर हम कॉम्पिटिटिव नेचर ला देते हैं तो सब गवर्नमेंट जो भी वहाँ के लोग होंगे अच्छा काम करेंगे और अल्टीमेटली डेवलपमेंट होगा। एजुकेशन और हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ को काम करना, जैसे हाउस होल्ड गरीब लोगों को खाना पहुंचाना, या फिर आप सकते हैं सोशल असिस्टेंट, वेलफेयर, स्कूल, कॉलेज, ये सारे जो भी सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ हैं इनको स्ट्रॉन्ग करना। एरिया बेस्ड अप्रोच हम बात कर चुके हैं। और लास्ट में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को भी बढ़ावा देना, ताकि जो भी पॉवर्टी लोग रह रहे हैं उनसे वो एस्केप कर सकें, बाहर निकल सकें। अगला टॉपिक है ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो भी एक रेगुलेशंस लाए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, वो क्या है, जिस पेपर 2 का हिस्सा है। यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज़ में क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक टास्क फोर्स बनाया था और उस टास्क फोर्स ने अपने रिकमेंडेशन ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर ये रेगुलेशंस क्या है उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं इंडिया की ऑनलाइन मार्केट गेमिंग क्या है। तो इंडिया का जो भी मार्केट ग्रोथ है वो 38% CAGR से ग्रोथ किया है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है, ये इकोनॉमी का टर्म है, यहाँ पर मैं नहीं समझाऊंगा बिकॉज वीडियो माइट इंक्रीज। अगर आपको समझना है यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स, इसके लिए सेपरेट वीडियोस बन सकते हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, कुछ टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं आएंगे तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज सेइंग। 2017 से 20 तक ये 38% बढ़ा है, वही चाइना में सिर्फ 8% बढ़ा है और US में ये 10% बढ़ा है। न्यू यूज़र बेस की बात करें तो इंडिया में जो न्यू पेइंग यूज़र्स हैं गेम में वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2020 में 40%, 2021 में 50%। आप देख रहे हैं मतलब लोग पैसा देके गेम खेलना चाहते हैं और उसमें ये बहुत ज़्यादा इजाफा इंडिया में आया है। लोग पैसे देके गेम खेलने के लिए तैयार हैं इंडिया में। रेवेन्यू जनरेशन की बात करें 2025 तक ये $5 बिलियन का एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। टास्क फोर्स क्या है? टास्क फोर्स हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टास्क फोर्स बनाया था, उन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दिया है। रिकमेंडेशन क्या बताई गई है? तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है कि सेंट्रल लॉ होना चाहिए। अब सेंट्रल लॉ क्यों बताया गया है? क्योंकि अभी तक जो भी ऑनलाइन गेमिंग है ये स्टेट सब्जेक्ट मैटर होता था, लेकिन सेंट्रल लॉ अगर आएगा तो बहुत सारे बेनिफिट होंगे। क्या बेनिफिट होंगे आगे हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम और चीज़ें देख लेते हैं। रेगुलेशन, अब ये भी बताया गया है कि गेम जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। कुछ गेम होते हैं स्किल बेस्ड होते हैं कि अगर आपको आता है खेलने तभी आप जीतेंगे। दूसरा होता है चांस बेस्ड जैसे बैटिंग हो गया, बहुत सारे बैटिंग के गेम आ रहे हैं, सट्टा लगाना एक तरीके से, तो वो चांस बेस्ड गेम हो गया। तो इन दोनों गेम को रिकॉग्नाइज़ करना कि कौन सा गेम किस टाइप का है और इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, मतलब कि कहाँ पर चांस कौन सा गेम है, कौन सा है गेम बाय स्किल है, इनको रिकॉग्नाइज़ करके इनको रेगुलेट करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और इंडियन IT मिनिस्ट्री एक तरीके से सेंट्रल मिनिस्ट्री का काम करेगी ऑनलाइन गेमिंग के लिए। जैसा कि हमने देखा भी यहाँ पर एक सेंट्रल लॉ बनाया जाना है, तो वो सेंट्रल लॉ बना के कौन सी मिनिस्ट्री इसमें काम करेगी? तो इंडिया की IT मिनिस्ट्री सेंट्रल मिनिस्ट्री काम करेगी ऑनलाइन गेमिंग के लिए, राइट। अब रिकमेंडेशन और क्या है? तो लेजिस्लेशन, जैसा कि मैंने बताया लॉज बनाने जाए चाहिए, चाहे भी जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, डोमेस्टिक हो या फॉरेन है, उनके लिए लॉज होने चाहिए कि ये लीगल एंटिटी इंडिया में काम कर रही हैं और इनके अगेंस्ट कभी भी एक्शन लिया जा सकता है। और इन प्लेटफॉर्म के एक तरीके से रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजते हैं, हवाला का पैसा, अगर आपने हवाला टर्म सुना होगा, तो उस पैसे को भेजते हैं ताकि ब्लैक से वाइट किया जा सके। तो इसीलिए इन गेमिंग के रेगुलेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिपोर्ट करना चाहिए अपने सारे फाइनेंशियल्स को। और जो भी एप्लीकेशन लीगल फ्रेमवर्क जो है वो रियल मनी और फ्री गेम्स दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जिसमें पैसे लगते हैं उसमें अप्लाई हो रहा है, फ्री गेम वाले में भी अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि गेम हमने बता दिया कि स्किल बेस्ड होता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं, कैजुअल गेम्स होते हैं, कार्ड गेम्स होते हैं, बहुत तरीके से गेम्स होते हैं। अगर ये पैसों से इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं तो साइकोलॉजिकली इंसानों को इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए इनकी रेगुलेशन बहुत ही ज़रूरी है। और जो गेम्स हैं, जो गेमिंग कंपनीज़ हैं, ऐसा नहीं जो सिर्फ इंडिया में है उनके ऊपर रेगुलेशन लागू होगा, जो देश के बाहर भी कंपनी सिटिंग है उनके भी ऊपर ये सारे रेगुलेशंस लागू होने वाले हैं। इसके अलावा एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए, एक 3 टियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया जाएगा इनके हिसाब से, जिसमें अलग अलग लेवल पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के लिए बनाया गया था ऑलरेडी, इसी तरीके से ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी बनाया जाना है, ताकि जो भी दिक्कतें आ रही हैं ऑनलाइन गेमिंग में लोगों को यहाँ पर मदद मिल सके। अब यहाँ पर सेंट्रल लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन गेमिंग स्टेट का सब्जेक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से स्टेट्स को इशू आती है, जैसे कि जियो ब्लॉकिंग। सर्टेन ऐप्स और वेबसाइट है जहाँ पर अपने टेरिटरी में तो वो ब्लॉक कर लेंगे, लेकिन टेरिटरी से बाहर अगर वो जा रहे हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ब्लॉकिंग में सिस्टम या फिर दिक्कतें आ जाती हैं। और एक रूल अगर एक स्टेट में पास होता है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल हो, ये सबसे बड़ी समस्या है।
अगला, स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत ही ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं सेंटर की तरह। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, कहीं भी वो कुछ भी ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी इश्यूज़ आते हैं तो वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। इसी तरीके से जहाँ भी इश्यूज़ आती हैं गवर्नमेंट के पास ब्लॉकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसी तरीके से सेंट्रल लॉ लाना यहाँ पर इसीलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, राइट। अब बढ़ते हैं अपने हम अगली खबर की तरफ, एजुकेशन 4.0 इंडिया। तो ये रिपोर्ट 4.0 इंडिया रिपोर्ट जॉइंटली 3 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पब्लिश किया गया है, डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ, युवा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एजुकेशन 4.0 इंडिया जो रिपोर्ट है वो अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। एजुकेशन 4.0 इंडिया इनिशिएटिव है, ये इसके क्या प्रोग्रेस हुआ है इसको ट्रैक करने का काम करती है। इसमें कुल 40 पार्टनर है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, एकेडमिक, स्टार्टअप्स, कम्युनिटीज़, ये सारे लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज़ है उसको एजुकेशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, एजुकेशन एक्सपीरियंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो भी इनइक्वालिटीज़ है इंडियन एजुकेशन में एक्सेस का उसको ये मैनेज करता है या फिर इसको ट्रैक करता है। इसमें 4 स्कीम्स है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन और कनेक्टिंग दी अनकनेक्टेड। अब ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है, स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन, और स्कूल से आप काम पढ़ के कैसे आप काम की तरफ जा सकते हैं आगे, जब आप बड़े होंगे तो कैसे आपको काम मिले। जो भी लोग अभी कनेक्टेड नहीं है, पढ़ नहीं रहे हैं, उनको कनेक्ट करना। तो जो भी गैप्स हैं इन सारे 4 मेजर थीम्स में उसको कवर अप करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताया है। की फाइंडिंग्स क्या है, तो स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो है ये स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयबल बना सकता है और जो जॉब मार्केट जो चेंज हो रहा है उसके लिए ये तैयार कर सकता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन के इशू की वजह से स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहा है। सबसे मेन जो चैलेंज है इसमें है ट्रेनर्स का, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, इंटीग्रेशन प्रॉपर नहीं है और जो ट्रेनर्स हैं वहीं अवेलेबल नहीं हैं। तो इसकी वजह से स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन जो भी स्कीम है इसमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लगभग पेरेंट्स और स्टूडेंट का मानना है कि वोकेशनल एजुकेशन जो होता है सेकंड बेस्ट ऑप्शन है मेन स्ट्रीम एजुकेशन का। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आते ही उनके पास एक्सपीरियंस आ जाए। अगर आप जॉब की सर्च आपने कभी किया होगा तो आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर्स अक्सर बोलते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है। अब कोई इंसान पढ़ के आ रहा है तो उसके पास एक्सपीरियंस कैसे हो सकता है, तो ये इशू यहाँ पर है। इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो भी अप्रेंटिसशिप होती है, इंटर्नशिप होती है, उसके थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ये रिपोर्ट बनाया गया है, राइट। तो दिस वॉज ऑल अबाउट की फाइंडिंग्स। अगला खबर है हमारा, टेक्नोलॉजी इजेज पाथ ऑफ वेरी नोमैड्स इन जम्मू एंड कश्मीर, जीएस पेपर 1 और 3 का हिस्सा है। हम किन के बारे में बात कर रहे हैं उसको पहले जान लेते हैं। तो इसमें 2 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, बकरेवाला और गुज्जर। इनको 1991 में जम्मू और कश्मीर के शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट आउट किया गया था। इनका अगर स्प्रेड की बात करें तो प्री प्रानर रेंज में, जो कि हिंदू कुश से लेकर लद्दाख तक लोकेटेड में है, हिमालयन माउंटेन ऑफ साउथ एशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये पूरी तरीके से स्प्रेड हैं। ये जनरली गोट हर्डर्स होते हैं या फिर शेफर्ड्स होते हैं और ये पूरे कश्मीर रीजन में पाए जाते हैं, इंडिया में और पाकिस्तान में। वहीं अफगानिस्तान के नुरिस्तान प्रोविंस में भी ये पाए जाते हैं। बकरेवाल और जो गुज्जर होते हैं ये सेम एथनिक ग्रुप में बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनमें जो इंटर मैरिज होता है ये भी पॉसिबल हो सकता है। हम जानते हैं इंडिया में कास्ट सिस्टम है, अगर हिंदू की बात करें या फिर मुस्लिम की बात करें उसमें भी कुछ ना कुछ कास्ट सिस्टम है, तो एक कास्ट दूसरे कास्ट से मैरिज नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सेम एथनिक ग्रुप के हैं इसलिए यहाँ पर इंटर ट्राइबल मैरिज पॉसिबल हैं। नोमैड्स कौन होते हैं, तो नोमैड्स एक मूवेबल लाइफ होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये शिफ्ट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, रिसोर्स के अकॉर्डिंग, इनको हम नोमैड्स कहते हैं। इसमें दोनों औरतें और आदमी दोनों हंटिंग गैदरिंग काम करते थे पहले के समय में, और वो गुफाओं में, पेड़ों पे, ऐसी जगहों पे वो पहले रहते थे। लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह एक तरीके से उनके पास टेम्परेरी टेंट्स होते हैं, मूव करते हैं और जहाँ भी उनको रिसोर्सेज मिलती हैं वो वहाँ पर सेटल हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर से कुछ समय के बाद वहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। खबरों में क्या है, तो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर की जो नोमैडिक कम्युनिटी है, गुज्जर और बकरेवाल, उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो जब भी माइग्रेट करते हैं तो उनके कुछ जो भी कैटल्स होते हैं, इवन उनके फैमिली मेम्बर्स एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं या फिर खो जाते हैं। इसके लिए सोल्यूशन क्या दिया गया है, तो टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस प्रोवाइड की जाने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। उनके लिए कुछ चिप डिज़ाइन किए जा रहे हैं जिसमें उनके डेमोग्राफिक डेटा रहेंगे। जम्मू कश्मीर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने लगभग 98,000 फैमिलीज़ के ऊपर सर्वे किया है। सर्वे में उन्होंने खोजा है कि क्या उनके रूट्स हैं, किस रूट से वो मूव करते हैं, उनका ट्रांजिट लोकेशन क्या है, और साथ ही में उनको एक एनओसी देने की प्रावधान लाया गया है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक चिप के थ्रू, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस पायलट प्रोजेक्ट में 10,000 फैमिली से ज़्यादा कवर करने वाले हैं ये लोग अक्टूबर के महीने में। टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ हुआ है, तो इसमें रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना है और जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि ये पूरी तरीके से रूट का पता लगाया जा सके, राइट। माइग्रेशन पैटर्न क्या है, कौन से मौसम में ये मूव करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगाया जाना है इन टेक्नोलॉजी के हेल्प से। साथ ही में कम्युनिकेशन नेटवर्क भी बनाया गया है ताकि रेडियो मैसेजिंग के थ्रू बात किया जा सके कि कहाँ पर क्या है इश्यूज़ हैं, कैसे बीच में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए एक रेडियो नेटवर्क तैयार किया गया है।
ट्राइबल अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट कर लिया है ताकि सेंसस ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को भी ये स्मार्ट कार्ड ट्राइबल्स फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया जा सके। स्मार्ट कार्ड हमने ऑलरेडी बात कर चुका है, इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स रहेंगे, ट्रांजिट रूट्स रहेंगे, ओरिजिनेटिंग प्लेस रहेगा, कहाँ जाना है इनको, ये सारे तरीके के जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है उस चिप में मेंशन रहेगा। सर्विसेज क्या है, तो इसमें 50 ट्रक, 100 लाइट कमर्शियल व्हीकल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हाईवे पे मूव कर सकें। इससे क्या होगा, टाइम कम लगेगा, उनके लॉसेस में कमी आएगी। और करंटली ये 13 डिस्ट्रिक्ट में सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। 12,000 फैमिलीज ज़्यादा को ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड किया जा चुका है। लगभग 25 अक्टूबर तक टारगेट है कि 12,000 फैमिलीज ज़्यादा ये जो भी सर्विसेज है प्रोवाइड की जा सके। बेनिफिट क्या होगा, कहाँ पर ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो कश्मीर में ख्वास से बुंडाल रजौरी में जो है, और अखनूर से जम्मू में मेंधार पूंछ और मंसार सांबा, ये सारे लोकेशंस आप देख सकते हैं। इन लोकेशन से यहाँ शिफ्ट करना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना, इनके तरीके जो भी शिफ्टिंग में जो भी नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में इनको प्रॉब्लम होती थी, कैटल लॉस हो जाते थे, फैमिली डेथ हो जाता था, इन सब चीज़ों से यहाँ पर बचेंगे ये, राइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। स्टेडफास्ट नून, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक तरीके का ये न्यूक्लियर एक्सरसाइज है। तो हम जानते हैं अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन चल रहा है, लेकिन फिर भी नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेडफास्ट नून एक्सरसाइज कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेडफास्ट नून क्या होता है, तो इसमें फाइटर जेट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने केबल होते हैं, लेकिन इसमें कोई बॉम्ब नहीं होगा, ठीक है, कोई तरीके का बॉम्ब नहीं होगा। एक ये एक्सरसाइज है, यानी कि प्रैक्टिस है, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो ये इजीली उन चीज़ों को टारगेट कर सकें या फिर काम में ला सकें। इसमें 14 देश शामिल हो रहे हैं। नाटो में कुल 30 देश हैं, जिसमें से 14 देश यहाँ पर इस एक्सरसाइज में शामिल होने वाले हैं। इसमें जो मेन पार्ट होगा, इसमें 1000 किलोमीटर, रशिया से 1000 किलोमीटर दूर ये सारी एक्सरसाइज होने वाली हैं। इसमें कन्वेंशनल जेट, सर्वेलेंस और रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ये सारी एक्सरसाइजेज, ये एक्सरसाइज का रूटीन पार्ट है, ये होना ही होना है। नाटो क्या है, तो नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरीके का मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। ये 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और अदर वेस्टर्न नेशन के द्वारा, राइट। इसमें क्यों हुआ था, ताकि सोवियत यूनियन जो भी रशिया भी फिलहाल में है, इसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए ये इस्टेब्लिश हुआ था अपने यूरोपियन कंट्रीज़ को, राइट। इसमें टोटल 30 मेंबर्स हैं। ओरिजिनल मेंबर्स हैं, इनके स्टार्टिंग में जो मेंबर्स इसमें थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सारे इनिशियल मेंबर्स रहे हैं इसमें। और आगे चलकर दूसरे मेंबर्स यहाँ पर ज्वाइन कर लिए, जैसे टर्की, वेस्ट जर्मनी, ये सारे डेटा है, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड देम ऑल बिकॉज दे आर जस्ट फैक्ट्स। अगले खबर की तरफ, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर। तो यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर को इनाग्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। ये 856 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये पूरा भी कॉरिडोर बना नहीं हुआ है, इसका कुछ हिस्सा बना हुआ है, और इसीलिए इसको यहाँ पर इनाग्रेट किया गया है ताकि आगे चलकर इसको कंप्लीट किया जा सके और यहाँ पर टूरिस्ट आ सकें। ये टोटल 900 मीटर लंबा प्रोजेक्ट है जो कि ओल्ड रुद्रसागर लेक के चारों तरफ फैला हुआ है, और इसीलिए महाकाल रिवर प्रोजेक्ट को भी डेवलप कर दिया गया, क्योंकि ये लेक यहाँ पर था और लेक के चारों तरफ एक अच्छा नज़ारा मिल सके, इसीलिए महाकाल रिवर प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, राइट। अब इस प्रोजेक्ट से क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं आएंगे, यहाँ पर सिर्फ जो भक्त होते हैं वही नहीं आएंगे, बल्कि ग्लोबल एक तरीके का टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाएगा, और एमपी को, या फिर आप कह सकते हैं इस एरिया को, बहुत ही अच्छा टूरिस्ट जो पैसे आते हैं, जो फंड्स होते हैं, वो मिलने वाले हैं। इकॉनमिक यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकती है। महाकाल प्रोजेक्ट में जो है महाकाल लोक बनाया गया अभी फिलहाल के लिए, महाकाल लोक को रिवैम्प किया गया है। इसमें 108 ऑर्नेट पिलर्स हैं और साथ ही में दीवार पे बहुत खूबसूरत कलाकारी करी गई है, राइट। अब हम महाकालेश्वर टेम्पल के बारे में जान लेते हैं। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्टैब्लिश है, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। कालिदास जो कि एक बहुत ही महान कवि रहे हैं, उन्होंने अपने किताब मेघदूत में मेंशन किया गया है इस टेम्पल के बारे में। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर क्या रिचुअल्स फॉलो होते थे, ये मंदिर कैसा था, इन सारी चीज़ों का वर्णन अपने किताब मेघदूत में उन्होंने किया है, यानी कि ये बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है। टेम्पल को कॉम्प्लेक्स 1234 से 35 के बीच में उस समय के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। उसके बाद मराठा जनरल रणोजी शिंदे 1434 सी में उन्होंने बाजीराव वन के अंडर में आकर इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। उज्जैन सिटी, पहले इसको अवंतिका कहा जाता था, ये एक डिवोशनल एपिसेंटर था, और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो थे होली स्क्रिप्चर्स पढ़ने भी आते थे। होली स्क्रिप्चर्स यानी कि जो भी एक तरीके से गुरुकुल प्रथा जो है यहाँ पर चलती थी, राइट। अब बढ़ते हैं अपने अगले खबर की तरफ। लैंसेट कमीशन इश्यूज कॉल टू अर्जेंटली एड्रेस स्टिग्मा इन मेंटल हेल्थ, राइट। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मेंटल हेल्थ के कंडीशन से गुजर रहे हैं और नेगेटिव फील करते हैं, क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और प्रॉब्लम्स उनको बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। लैंसेट कमीशन क्या है, तो ये 30 एकेडमिक का एक ग्रुप है जिसमें पॉलिसी मेकर, हेल्थ सिस्टम स्टेक होल्डर्स 18 कंट्री से शामिल हैं, राइट। और ये कमीशन करेंटली क्या करती है, ये नॉलेज प्रोड्यूसर्स जो भी एम्पिरिकल वर्क होते हैं एक तरीके से रिसर्च करती है और पॉलिसी रिकमेंडेशन देती है कि कैसे इन चीज़ों को, जो भी मेंटल हेल्थ इशूज स्टिग्मास हैं, इनको कैसे टैकल किया जा सकता है।
फाइंडिंग्स क्या है इसमें, तो इसमें बताया गया है कि 90% लोग पूरे दुनिया में मेंटल हेल्थ कंडीशन से रह रहे हैं और वो नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। 80% जो भी लोग हैं वो बताते हैं कि उनका जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। इसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा है। 90% लोग जिनके ऊपर सर्वे किया है उन्होंने बताया कि मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सारे स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए, राइट। कैसे ख़त्म कर सकता है? सोशल मीडिया आज के दिन में सब यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ सोशल मैसेज दे के इन स्टिग्मास को ख़त्म किया जा सकता है। 8 में से 1 इंसान ऐसा है जो कि बिलियंस ऑफ लोग ग्लोबली अगर ये देखें तो हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिलियंस लोग हो गए हैं, ये कुछ ना कुछ इनको मेंटल कंडीशन होता है। ये सारे स्टैट्स हैं और इसमें ये भी इस्टेब्लिश किया गया है कि इसमें लगभग 25% जो लोग होते हैं उनको या तो डिप्रेशन है या फिर एंग्जाइटी है पैंडेमिक के बाद ही, स्पेशली पैंडेमिक से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 25% का इजाफा हुआ है पैंडेमिक की वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी में। ये की फाइंडिंग्स है इस रिपोर्ट की। अब डिप्रेशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो सोशल कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल, तो जो भी लोग जिनको मेंटल इश्यूज़ हैं वो लोगों के संपर्क में आएँ और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी इनको नॉर्मली ट्रीट करें, इनको कोई अलग से ट्रीटमेंट ना दें, राइट। दूसरा है ऑल कंट्रीज टेक एक्शन डिस्क्रिमिनेट सुसाइड। अब सुसाइड जो होता है वो हर जगह लगभग हर कंट्रीज में एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो अगर इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया तो इससे भी कुछ ना कुछ जो भी मेंटल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट आ सकता है। एम्प्लॉयर्स, हम जानते हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटी जो होती है, लोग एक कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर हज़ारों लोग काम करते हैं, फिर 100 लोग काम करते हैं, किसी को भी अगर इश्यूज़ हैं तो सब लोग मिलकर उसको सपोर्ट करें और उसके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करें, तो ऐसे रिड्यूशन जो भी डिप्रेशन है इसको सॉल्व किया जा सकता है। और आज का हमारा लास्ट का टॉपिक है इंडिया रैंक्ड 4th इन इंडो पैसिफिक नेशंस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत छोटा सा रिपोर्ट है, ये जान लेते हैं। इंडिया को चौथा रैंक मिला है 12 इंडो पैसिफिक नेशंस में से। किस बेसिस पर? सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़। सेल्फ रिलायंट आर्म प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ मतलब जो भी इंडिया अपने डिफेंस में सिस्टम में आर्म्स यूज़ करती है तो यह खुद प्रोड्यूस करती है या फिर दूसरे देशों से इंपोर्ट करती है, इसकी बेसिस पर यह रैंकिंग प्रोवाइड किया गया है। ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें चाइना जो है वो टॉप पे आता है, जापान सेकंड पे आता है, साउथ कोरिया थर्ड पे आता है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है। इंडिया को सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर की तरह रैंक किया गया है क्योंकि 2016 से 20 तक इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्म्स इंपोर्ट किए हैं। इंडिया का टोटल वॉल्यूम प्रोक्यूरमेंट की बात करें तो 84% जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है, मतलब कि इंडिया में 84% जो भी आर्म्स हैं, जो भी बंदूकें हैं, आर्टिलरीज हैं, वो फॉरेन ओरिजिन के हैं। भले इंडिया में बन रहे हैं लेकिन उसका ओरिजिन जो है वो फॉरेन में है। इस स्टडी में ये भी बताया गया कि इंडिया जो है पूरी तरह बहुत ही ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट है दूसरे कंट्रीज़ पर अपने आर्म्स को इंपोर्ट करने के लिए, और हालांकि आगे चलकर प्रोड्यूस भी करती है उससे लाइसेंस लेके, लेकिन फिर भी इंपोर्ट तो कर ही रहे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो हो ही रहा है। चाइना जो है ये 5वीं लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर रही है 2016 से 20 तक लेके, और इंडिया तो हम बात कर चुके हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो 92% अकाउंट करता है टोटल प्रोक्यूरमेंट का। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 84% फॉरेन ओरिजिन का है, लेकिन जो इंडिया में ही बन रहे हैं फॉरेन ओरिजिन के होंगे, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन जो हो रहा है इंडिया में हो रहा है। पाकिस्तान यहीं पर 8 रैंक पे है, उसके बाद इंडोनेशिया 9th रैंक पे है, मलेशिया 10th रैंक पे है, थाईलैंड 11 रैंक पे है। टोटल कंट्रीज़ कितने हैं, तो 12 कंट्रीज़ को यहाँ पर रैंकिंग दी गई है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वी ट्राई टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वुड लाइक टू आस्क यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ ठाकुर आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।